अगला टॉपिक क्या है हमारा? टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल। टीचिंग स्किल्स किसे कहते हैं? तो ऐसे सभी टूल और टैक्टिक्स जो टीचिंग को इफेक्टिव बना दें, यानी प्रभावशाली करते हैं, उन्हें हम टीचिंग स्किल्स कहते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन बनेगा, आप एज इट इज जवाब देंगे। ऑल methods, tools and techniques which helps to teach और improve teachings, उसे हम टीचिंग स्किल्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जो टीचर यूज करता है पढ़ाते समय। सबसे पहले है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन भिन्नता। अब ये क्या चीज होती है स्टिमुलस वेरिएशन? कि जैसा टॉपिक हो उसी हिसाब से टीचिंग को अपने जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा करना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है। सपोज करिए आप अगर साहित्य लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और उसमें कोई पोएट्री है, तो आपको पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लो वाला होना चाहिए। ठीक है। कोई सीरियस टॉपिक है, थ्योरी है, तो उसमें कोशिश क्या करें हम कि सीरियसनेस का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही हंसे या मुस्कुराएं, ये नहीं हो सकता, बल्कि उसके थोड़ा सा मोड चेंज करना पड़ेगा। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग नंबर एक। दूसरा, बच्चों के अकॉर्डिंग। जितना ज्यादा आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे उतना ही सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट आप देखते हैं कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमें कुछ का पढ़ाया हुआ है बहुत समझ में आता है, तरीका सबका मतलब टूल्स तो वही सबके पास, लेकिन एक आदमी क्या कर रहा है, उसे अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स के साथ नॉलेज वही देनी है, बच्चे भी वही है, सब्जेक्ट वही है, लेकिन दो पढ़ाने वाले अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी स्टिमुलेशन वेरिएशन का यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक पॉजिटिव चल रहा है तो चेहरे पे स्माइल भी रहे, कोई थोड़ा सीरियस टॉपिक है तो वहां हो सकता है कि आप न्यूट्रल व्यू की बात कर सकते हैं। अरे समझ में, तो क्लास की डिग्निटी है, उसके हिसाब से देखें कि आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द कैसे हैं कि बच्चे को सुनने में हार्श ना हो बहुत ज्यादा। मैं पढ़ाता हूँ, टीचर टीचिंग ही रहे ना। आप सपोज करो ऐसे एग्जाम्पल, अगर अब आज भारत के संविधान में कानून में चमार शब्द क्या है, इलीगल है, यानी आपको जेल हो सकती है। लेकिन क्या एक टीचर पढ़ाने से बच सकता है जब पढ़ा रहा हो कि ये व्यक्ति इस जाति से था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सपोज। इतिहास में क्वेश्चन पूछा कि रविदास किस जाति से, रैदास पढ़ते ना, तो जवाब आता, क्वेश्चन भी पूछा गया तो हमें टीचर को लिखाना ही पड़ेगा ना, चमार जाति से। इसका मतलब क्या नहीं है कि वो किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा है। या कहते कि चमार किससे बना, चर्मकार से, तो जो लोग चमड़े का काम करते थे वो क्या हो जाते थे, मर गए। तो यहाँ आपको अपना सेंस पॉजिटिव रखना है, आप किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी की जाति पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि बच्चे को बताना जरूरी है, पॉइंट जरूरी था, इसलिए आपने उसको उस पॉजिटिव सेंस में आपने उसे समझ में आ गई। तो ऐसे ही मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो टीचर पढ़ाता है तो वहाँ वो टीचर है, ये नहीं देख सकता है कि कोई महिला है या पुरुष क्लास में बैठे, और जो टॉपिक्स अगर पढ़ाने तो पढ़ाने ही उस सेंस, आप क्या कर सकते हो। तो वहां आपको न्यूट्रल होकर क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ये है स्टिमुलेशन वेरिएशन। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, सेट इंडक्शन, विन्यास प्रेरणा।
ये क्या है? टॉपिक्स डिसाइड। आप जब आप पीजी करते हैं तो उसमें थिंकर्स पढ़ने होते हैं, पढ़ते हैं, होता है। और सेकंड पेपर कैसे होते हैं? क्रिमिनोलॉजी, सपोज एग्जाम्पल की बात है ना? या कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो थिंकर्स भी पढ़ेगा और भारत का संविधान भी पढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब थिंकर्स पढ़ेगा तो डेफिनेटली बच्चा उतना कंफर्ट में जोन में नहीं रहेगा। टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चा क्या पढ़ना चाहेगा कि क्रिमिनोलॉजी पढ़ा दीजिए, या क्रिमिनोलॉजी वाली क्लास में बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ। तो ये है सेट इंडक्शन, कि बच्चे को टॉपिक के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। यानी बच्चे के लिए कंफर्ट जोन जहां है उस चीज को आप अच्छे से तैयार करिए, और जो चीज टफ है उसे भी बच्चे को इस तरह तैयार करिए कि वो उसको भी सीखे। भाई इजी को तो सब सीखना चाहेंगे और सीख भी जाएंगे। तो इसमें आपकी स्किल्स क्या है? कोई भी स्किल्स कोई भी सीख सकता था इस बात को तो। या कोई भी चीज किताब से पढ़ के सीखी जा सकती है, तो फिर वो आप क्या सिखा रहे हैं उसमें? दो चीजें ध्यान देने वाली बात है ना। तो जो इजी है उसे भी इस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चे को और इजी लगे, और जो टफ है उसे भी इस तरीके से पढ़ाइए कि वो भी उसे लिए इजी हो जाए। तो टफ से टफ टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को बच्चे की इजीनेस के हिसाब से डिलीवर करना चाहिए। ये होता है सेट इंडक्शन। ठीक है। तीसरा होता है क्लोजर। तीसरा क्लासिफिकेशन पार्ट है क्लोजर, SURE। क्या होता है क्लोजर? दो टॉपिक अलग अलग हैं सिलेबस में, आगे पीछे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक टॉपिक में एक पेपर में 10 यूनिट है तो 10 की 10 एक दूसरे से क्या होती है? जनरली लिंक्ड होती है, होती नहीं? तो क्लोजर का मतलब है कि कोई पहला टॉपिक अगर आप खत्म कर रहे हैं तो इस तरह से खत्म करिए कि उसके बाद बच्चा सीधा अगले स्टेज को जंप कर जाए। जंप का मतलब रिलेट कर, या जब आप ये पढ़ाएं तो उसे बता दें देखो मैंने तुमको वहां बेसिक बताया था ना, इसका इम्प्लीकेशन वाला पार्ट ये है। तो इसे क्लोजर कर दो। तो टॉपिक को इस तरह से क्लोज करो कि दूसरे टॉपिक से लिंक डेवलप होने, बच्चे दोनों को रिलेट कर पाए कि ये मैंने अलग अलग नहीं पढ़ा है, एक ही हिस्से के दो पार्ट कर दिए गए थे। एक को थ्योरी पढ़ लिया तो एक प्रैक्टिकल पढ़ लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है। तो टॉपिक हमेशा लास्ट में कुछ ऐसा बोल दीजिए कि बच्चा उस लाइन को पकड़ के अगले टॉपिक को रिलेट कर ले, ऐसे क्लोजर कर। ठीक है। नेक्स्ट, टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज। टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज, हिंदी में कहते हैं शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत। ठीक है। ये क्या होता है? जैसे पढ़ाते पढ़ाते कोई टीचर गंभीर टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे सपोज करिए वो पढ़ा रहा है कि सब लोगों ने भगत सिंह को घेर लिया, या चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया, उन्होंने गोली चलाई, गोलियां खत्म हो गई, अंग्रेज बाहर से गोलियां चला रहे थे, और अंत में उन्होंने अपनी आप को गोली मारा। उसके बाद आप शांत हो सकते हैं, चुप हो सकते हैं कुछ देर के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि टॉपिक की इंटेंसिटी पता लगा। अब बच्चा फील कर रहा है कि वाकई एक ऐसी डेथ हुई है जो क्या है, बहुत वैल्यूएबल कंडीशन में, वैल्यूएबल आदमी रखा हो। एक चीज होती है। दूसरा, आप जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना बचपन में चिड़िया के लिए, तो हम ये बना के सिखाने लगते हैं, ये कर सकते हैं। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीज बना के दिखाते हैं, या मैं कहूंगा कि एक के बाद एक किस तरह आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोलने के साथ साथ अपने नॉन वर्बल क्लूज का भी यूज करता हूँ। तो टीचर को हमेशा नॉन वर्बल क्लूज का भी यूज करना चाहिए। नॉन वर्बल यूज में क्या हो सकता है? कोई इमेज भी हो सकती है। सपोज करो समझाने के लिए आपको कोई इमेज ही बना दिया तो टीचर ने बना दी, तो क्या हो गया वो? नॉन वर्बल। कोई इमेज दिखा, एग्जाम्पल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी इमेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
री इन्फोर्सिंग पीपुल पार्टिसिपेशन, री इन्फोर्सिंग पीपुल पार्टिसिपेशन मतलब विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी करनी चाहिए। सीखने वाले को कुल मिला के क्या है, आप बच्चे को पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करें। आप बच्चे को क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करें। नेक्स्ट, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की प्रभावशीलता। प्रश्नों की प्रभावशीलता, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस क्या मतलब होता है, टॉपिक पढ़ाएं, क्लोजर हो जाए, उसके तुरंत बाद कुछ क्वेश्चन जरूर पूछें, जिससे क्या होगा, जिनका छूट गया है वो उससे रिलेट कर लेंगे, जिनका तैयार कर लिया है वो रिवीजन कर लेंगे, अगर वो डाउट होगा तो डाउट निकल। तो जरूर है कि टॉपिक खत्म करने के बाद या बीच बीच में आप प्रश्न भी पूछते रहिए, ये रीइंफोर्सिंग भी होती है इससे। अगला है प्रूविंग क्वेश्चंस, PROVING, प्रूविंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न। मतलब जब कोई प्रश्न का जवाब बच्चा गलत दे, अधूरा दे, तो उसे पूरा जवाब देने के लिए मोटिवेट करें। कई टीचर बोलते थे कि तुम तो क्या ही बताओगे, चुप हो। नहीं, अगर वो गलत भी बता रहा है तो भी हम उसे पूरा और सही जवाब देने के लिए मोटिवेट करें, इसे कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो ना केवल क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चे को मोटिवेट करिए, बल्कि जब वो जवाब दे और गलत जवाब भी देता है तो भी उसे मोटिवेट करिए कि आपको पूरी चीज जानने का अधिकार, इस तरह सिखाइए उसको। ठीक है। अगला, उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग, यूज ऑफ हायर क्वेश्चंस। ठीक है, उच्च स्तर के प्रश्न का मतलब क्या है, ठीक है, कि केवल आप अर्थ मत बताएं, ये मत पूछिए कि इसका अर्थ होता है ये भी पूछिए कि इसकी विशेषताएं क्या, फीचर्स क्या। ठीक, बच्चे को इस तरह तैयार करना पड़े कि वो अर्थ भी समझे, विशेषता भी समझे, प्रकार भी पढ़ाई, टॉपिक। ठीक है ना। तो एक के बाद एक क्या होगा, बच्चा का स्तर आपको, आप उसका ऊंचा उठाते जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये जो प्रकार है इनमें कोई संबंध बताइए, आप उसमें क्या संबंध। तो बच्चे से पूछने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए, उच्च स्तरीय प्रश्न होने चाहिए, लेकिन वो एकदम से संभव नहीं हो पाते। विषय की गहनता बढ़ाते जाइए, प्रश्न का स्तर क्या होगा, उच्च होता चला जाए। ठीक है। तो पहले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रश्न पूछिए, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना कि काऊ पे ऐसे लिखो, तो डायरेक्ट बात करते हैं कि गाँव के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, एक सींग होती है और एक। लेकिन अगर आज हमें निबंध लिखना हो, काऊ पे ऐसे लिखना हो, तो क्या हम वही लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि आपका लेवल पहले से कैसा है, बेहतर है, तो इस रूप से आपके प्रश्न भी कैसे होंगे, पहले से बेहतर। तो मूल ज्ञान के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आधारभूत ज्ञान देने के बाद आप भी बच्चे से ऊंचे ऊंचे क्वेश्चन पूछे और बच्चे को मोटिवेट करिए कि अब आप बेसिक समझ गए हो, तो ऊपर से उससे ऊपर आइए। तो प्रश्न दो तरीके से, एक तो ये कि सीधा सीधा 1 2 3 4 5 लक्षण विशेषताएं तैयार होगी, तो मूल प्रश्न होगा। ठीक है। अब इनमें से कहिए कि क्वेश्चन बना दीजिए, फिर बताइए कि बच्चे से कहिए क्या ऐसा करो, इन सबको सीक्वेंस में लगाओ, तो मैंने बता दी 4 5 6 हो, आप बोलो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या करो सीक्वेंस में लगा। आइए समझ, ठीक है ना बात। तो पहले तो आपने टोटल मैटर बता दी, कंटेंट बताया, और फिर आपने कहा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि बच्चा इनको समझे, फिर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है, या कह देगा इन 5 लक्षणों को एज के बेसिस पर 2 भागों में बांटो,
3 भागों में बांटो। नॉलेज तो वही है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसी हो रही है, इनडायरेक्ट आ रही है। कैसे, थ्योरी पढ़ा दी आपने किसी चीज की और उसका बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे। तो जैसे कि आपके नेट में आ रहा है, समझो ना कि यहाँ जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे आप सही ये टॉपिक समझ लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं आप अभी हेडिंग बनाकर, टीचिंग स्किल्स। अब वो ऑप्शन में दे देगा कि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि इनमें से सबसे बेस्ट टीचिंग स्किल कौन सी है। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि क्या पूछेगा, कौन कौन सी होती है। एग्जामिनर ने क्या कर दिया, बेस्ट पूछ दिया। या बढ़ते हुए क्रम में बताइए कि सबसे अच्छी कौन सी है, फिर घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए फिर कौन कौन सी ज्यादा अच्छी है। तो नॉलेज तो वही रही, लेकिन उसको आपने प्रेजेंटेशन के तौर पर बदल दिया। तो ये क्वेश्चन हायर क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, और हायर लेवल क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन को इनडायरेक्टली नॉलेज को पूछ लीजिए, ये आपका हायर एडवांस लेवल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इलस्ट्रिंग इल्यूस्ट्रेटिंग इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल, उदाहरण देकर स्पष्ट करना, और एक्सपेरिमेंट। खासकर जब टॉपिक कैसा हो, एब्स्ट्रैक्ट, क्या करना चाहिए आपको, उसको इलस्ट्रेट करिए। कैसे होगा वो, जब एग्जाम्पल्स लगेंगे। ठीक है, तो आप जब किसी टीचर की बड़ाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इसलिए तो करते हैं क्योंकि वो चीज को, बड़ी से भारी चीज को भी एग्जाम्पल देकर इजी कर देता है। और एग्जाम्पल भी कैसे हैं, आपके सराउंडिंग्स के हैं, तो आप जल्दी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल वैसे देना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई आ रहे हो और एग्जाम्पल आप अमेरिका का दे। अगर आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां के बच्चों को लोकल एग्जाम्पल से जोड़ के दें, चाहे कंसेप्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम्पल अगर उसके आसपास का होगा तो जल्दी समझ लेंगे। सब्जेक्ट कितना भी टफ हो, कोशिश कितनी भी ज्यादा अमूर्त क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम्पल आसपास के रहेंगे तो वो बहुत जल्दी उससे रिलेट करके सीख लेगा। ठीक है, तो अच्छे टीचर को हमेशा, स्किल्ड टीचर को यही काम करना चाहिए, नॉलेज के अलावा एग्जाम्पल्स तैयार रखे। जितने रिलेटिव एग्जाम्पल देगा उतना ही उसकी स्ट्रॉन्ग तैयारी, उसका जो डिलीवरी होगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और बच्चे की रिसीविंग पावर भी बढ़ेगी उससे। एग्री ना विश्वास है सब लोग, ठीक है। अगला है लेक्चरिंग। लेक्चरिंग का मतलब व्याख्यान देना। माना जाता है कि सबसे बेस्ट टीचिंग स्किल, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, लेक्चरिंग। लेक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है, नहीं, किसी चीज का डिटेल्ड होता नहीं। आप हिंदी में देखेंगे तो इसको लेक्चर में हिंदी में क्या कहते हैं, व्याख्याता, जो व्याख्या करे। तो अगर कोई शब्द आ गया है तो उस शब्द की सारे डायमेंशन को, जैसे हम हमेशा करते हैं ना कि पहले हम अर्थ बताते हैं, फिर विशेषताएं बताते हैं, फिर प्रकार बताते हैं, होता है ऐसा। ये क्या है, ये है असली लेक्चर, एक टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन से क्लियर करना। तो द बेस्ट वे इन टीचिंग इज अ लेक्चरिंग, स्पेसिफिकली हायर क्लास। ठीक है, जबकि छोटी क्लासेस में लेक्चरिंग अच्छा नहीं माना जाता। वहां क्या अच्छा माना जाएगा, वहां सिंबल्स का यूज करिए मैक्सिमम, है ना, डिमोन्स्ट्रेशन का यूज करिए, जिसको हम डेमो कहते हैं। बच्चे को पार्टिसिपेट जिसमें वो कर सकता हो उन चीजों से पढ़ाइए, ना कि लेक्चर से पढ़ाइए। तो चीज में फर्क है ना, क्योंकि बच्चे का आईक्यू इतना है नहीं कि क्या करे, वो आपकी बात को, शब्दों को समझ सके। तो वो बच्चे शब्दों को कम समझते, किसको समझेंगे, जो दिख रहा है वो। तो एलकेजी यूकेजी इसलिए क्या है, टॉयज भी ऐसे होते हैं जो उनको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। क्लियर है बात। आप बच्चे को केवल ए पढ़ाओ, ए होता है, बी होता है, सी होता है, एक ही कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बच्चों को क्या बताओ, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है, क्या जल्दी याद होगा उसको। तो क्योंकि वो ए को किससे जोड़ रहा है, एप्पल को जोड़ रहा है। ये लेक्चरिंग, मतलब ये इमेज तोड़ना। जबकि बड़े क्लासेस में आपको पता है कि बच्चे को ए से लेकर जेड तक पता है, उससे एप्पल पढ़ाने की जरूरत नहीं है।
लेक्चर से काम चलता है। तो बड़ी क्लासेस में लेक्चर और छोटी क्लासेस में डिमॉन्स्ट्रेशन जितने ज़्यादा होंगे उतनी टीचिंग इफेक्टिव मान ली जाती है। नेक्स्ट, प्लान्ड प्लान्ड रिपीटेशन, नियोजित पुनरावृत्ति। प्लान्ड रिपीटेशन कैसे होता है काम? कोशिश करिए कि हर 15 मिनट 10 मिनट बाद जो पढ़ाया उसको क्या ब्रीफ करवा दीजिए। ठीक है, सपोज करो आज आपकी क्लास में आईपीसी पढ़ानी है और आपको पढ़ाना है 3 से लेकर 10 तक। ठीक है ना? तो पहले क्या करें, 3 से लेकर 5 पढ़ें, ठीक, 5 से 7 पढ़ाएं और 7 से 10 पढ़ें। मतलब क्या है कि इतना पढ़ाने के बाद फिर पूछिए, फिर समझाइए, अच्छा चलो फिर से शुरू करते, क्या क्या समझ लिए, अच्छा चलो फिर से शुरू करते, क्या क्या समझ लिए। खासकर वो टॉपिक जब वो थोड़ा सा लेंदी, तो प्लांट रिपीटेशन बहुत जरूरी है। और फिर सबसे अंत में जब लेक्चर खत्म होने की बात हो, क्लोजर की बात आ रही हो, तो फिर एक बार सबको चलो एक बार साथ पढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये है प्लांट रिपीटेशन। डिपेंड करता है कि आप कितने समय बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका टॉपिक कैसा है। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट है कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार पूर्णता। कम्युनिकेशन मतलब क्लास टीचिंग क्या है, बार बार क्या बात कर रहे हैं, टीचिंग है कम्युनिकेशन, है ना? और आपको पता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब फीडबैक आ जाए। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि सेंडर ने कुछ कहा, है ना, रिसीवर ने उसे रिसीव किया। अब रिसीव किया कि नहीं किया, ये कंफर्मेशन से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या कि मैंने जो बताया उतना नहीं समझाया, वैसे ही समझाया, कुछ नया समझ लिया तुमने? हो सकता है ना संभावना बनती है। तो फीडबैक क्या करता है कि कंफर्म कर देता है कि जो आप जिस सेंस में कहना चाहते थे वही बात उसी सेंस में वहां पहुंच गई। तो टीचिंग कब कंप्लीट होती है? जब आप बच्चे से फीडबैक ले लें। और लास्ट में हर टीचर को पूछना चाहिए, सब समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं बता। और क्या हो सकता है काम कि टीचर ने जो पढ़ाया पिछले 45 40 एक घंटे में मिनट में, वो उसमें से बेसिक क्वेश्चन पूछ, तो फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ आपने जो पढ़ाया वो कम्युनिकेशन और कंप्लीट। ये टीचिंग स्किल्स होती है जो एक टीचर को अपने पढ़ाने के तरीकों को और इफेक्टिव बनाने में मदद करती है। ठीक है, टीचर होने का मतलब ये है कि उसे अपनी स्किल्स ये वाली यूज करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगर टीचिंग स्किल्स आ गई टीचर के पास, तो टीचर कैसा बन जाएगा? अच्छा बनेगा। तो क्वेश्चन टॉपिक क्या बनता है? अच्छे टीचर की विशेषता, फीचर ऑफ अ गुड टीचर। हेडिंग क्या बनेगा हमारा आज का अगला टॉपिक? क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, क्वालिटी टू बी अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1, नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट्स, कंप्लीट नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड इन क्लास, क्लास का माहौल सकारात्मक रखे। एप्रिसिएशन, जब बच्चा कुछ भी अच्छा परफॉर्म करे तुरंत उसे एप्रिशिएट करे, एप्रिसिएशन होना चाहिए। इंक्लूड डाइवर्सिटी एंड
include डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिवनेस। अपने लेक्चर में दोनों काम का वो प्रयोग करता रहे, यानी मोनोटोनस क्लास नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देकर, कोई टॉपिक दिखाकर, कोई टॉपिक समझाकर, कोई डेमो देकर, किसी का एक्सपेरिमेंट देकर, किसी की इमेज दिखाकर, क्या करें, अलग अलग तरीके से आपको एक नॉलेज को डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्लैरिटी अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो पहले वाले का ही पार्ट है। कंप्लीट नॉलेज का मतलब ही क्या है कि कंसेप्ट भी बेसिक तैयार होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पे बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायसनेस, किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायसनेस, पूर्वाग्रह से मुक्त। बिलीव्स ऑन स्टूडेंट्स, बच्चे पर पूरा भरोसा होना चाहिए, बच्चे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव टू द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए कैसा हो, संवेदनशील। संवेदनशीलता का मतलब है कि वो बच्चों की वो स्टेटस को फील करे कि जो वो सिखा रहा है क्या वो बच्चों के लिए, किस बच्चे के लिए लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक नहीं है, किसको जल्दी समझ में आ रहा है, किसको लेट समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें उसे सेंसिटिविटी के साथ ही सीख सकते हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि हम चेयर्स को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब सेंसिटिविटी खत्म हो गई, सबको हमने इक्वल मान लिया। और जब हम कह रहे हैं कि हर बच्चे पर हम पर्टिकुलर ध्यान दे रहे हैं, तब हर बच्चा अपने आप में यूनिक बच्चा है, और यूनिक बच्चा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबका ट्रीटमेंट डिफर हो सकता है। तो उस चीज पर कहते हैं अगर वो ध्यान है कि हर बच्चे का लेवल अलग अलग क्लास में होगा, तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करें जो सबके लिए कॉमन हो जाए, तो ये संवेदनशीलता का। ठीक है, यहाँ संवेदनशीलता का मतलब ये नहीं कि बच्चे रो रहे हैं तो वो भी रोने लगे। ठीक है, बच्चे के स्टेटस को समझते हुए अपने स्टेटस में परिवर्तन दिखा, तब वो संवेदनशील। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपर्ट टू बिल्ड रिलेशन विद स्टूडेंट्स। और कैसे रिलेशन होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम बताया, फिलोसोफर एंड गाइड वाला, फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड रिलेशन। बच्चों के बीच में टीचर के बीच में संबंध कैसे हैं, गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या है, फ्रेंड का मतलब नहीं कंधे पे हाथ रख के बात करें। फ्रेंड का मतलब है कि बच्चे को इतना फ्री फील कराए कि बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात टीचर से कह सके। फॉर्मेलिटी तो करनी है, बराबरी नहीं करनी। फ्रेंड फ्रेंड का तो वैसे बराबरी होता है, लेकिन यह बराबरी का मतलब ये नहीं कि दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर। टीचर बच्चों को अपने साथ गुल्ले मिले के क्या करते हैं, साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बराबरी का व्यवहार कर, वो उन्हें इतनी फ्रीडम दे रहा है कि वो फ्री होकर मेरे से अपनी सारी बातें शेयर कर सके, जो हम फ्रेंड के साथ करते हैं। तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट या फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए कंफर्ट जोन में। जितना बच्चे को कंफर्ट करा देगा उतना वो सिखाने में उसको ईजी रहेगा। नेक्स्ट है, मोटिवेट टू लर्न, बच्चे को क्या करे, सीखने के लिए मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। पैशनेट, पेशेंसफुल होना चाहिए। क्या पास क्या हो उसके पास, पेशेंस होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए। इमोशनल एटीट्यूड होना चाहिए, भावात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी नेचर, जो बच्चे कर रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करे, और जो वो खुद कर रहा है क्लास में उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करे। तो ये पार्टिसिपेटरी नेचर। ठीक है, पनिशमेंट ऑन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। तो पनिशमेंट का मतलब यहाँ मारना पीटने से नहीं है, डांटने से हो सकता है, आलोचना करने से हो सकता है ना। तो जो विदाउट पेनफुल पनिशमेंट वो आप दे सकते हैं अगर कोई मिसबिहेव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होना चाहिए उसे।
एक्सपर्ट टू यूज टीचिंग एड्स, एक्सपर्ट टू यूज टीचिंग एड्स, एड्स समझ गए ना, वो ब्लैक बोर्ड का यूज करने वाला, मैप का यूज करने वाला, ग्लोब का यूज करने वाला, इस तरह से यूज करना चाहिए, पीडीएफ बनाकर यूज कर सकता है, इन्हीं को टीचिंग एड, स्लाइड्स का यूज करने वाला, ठीक है। और लास्ट लिखेंगे एफिशिएंट टू बिल्ड अ गुड सिटीजन ऑफ सोसाइटी। बच्चे को क्या करे, समाज का एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करे। और अब क्वेश्चन बनेगा सबसे जरूरी क्या है, क्या होगा आप लोगों का जवाब। क्वेश्चन पूछा भी क्या कि एक अच्छे टीचर में इन सब क्वालिटी में सबसे बेसिक क्वालिटी क्या है जिसके बिना बाकी सब क्वालिटी बेकार। हम्म, सबसे बेस्ट, सबसे बेसिक। ये दूसरे को बना रहा है ना, पहले अपने को अच्छा बना ले, तो वो होना चाहिए सबसे पहले, अपने को खुद बेटर करे। तो क्या ऐसा होना चाहिए जो उसको बेटर बनाएंगे, किसी व्यक्ति में वो कैसी क्वालिटी होती है जो उसे बेटर बनाने में मदद करती है। सबसे पहले होना चाहिए पेशेंस, क्योंकि पेशेंस होगा तो ये सब काम कर सकता है, और पेशेंस ना हुआ तो इनमें से कोई भी काम नहीं होता है। तो लोगों को लगा कि सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो भी तभी होंगे जब उसमें पेशेंस होगा। बिना पेशेंस के वो जनरल नॉलेज कैसे गहन ग्रहण कर ले। तो बेसिक कंसेप्ट क्या, बेसिक फीचर क्या मिला हमें इसमें से, पेशेंस होना चाहिए चीजों को डाइजेस्ट करने। तो हर चीज में समय लगता है, तो खुद सीखा हो तब भी पेशेंस रखा होगा, और सिखा रहा है तब भी क्या है, पेशेंस रखना पड़ेगा उसी चीज के लिए। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब टीचर की, अच्छे टीचर